हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज पार्ट 3 सिंधु घाटी सभ्यता और इस चैप्टर का आज ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। इससे पहले 5 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो पूरी की पूरी पुस्तक है वो नेहरू जी के द्वारा लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है, जो कक्षा 8 में पूरक पुस्तक के रूप में इसे हम पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। जैसे कि हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बौद्ध काल के बारे में पढ़ रहे थे, तो बौद्ध धर्म में हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो मंत्री हैं जिनका क्या नाम है चाणक्य, उनके बारे में आज इस पार्ट में हम जानेंगे। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप से क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो किस प्रकार धनानंद को हरा के चाणक्य की जब इंसल्ट की थी, तो चाणक्य ने वचन लिया था कि मैं इसको सीट से, गद्दी से उतार के एक नया राजा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने तैयार किया और गद्दी पर बिठाया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पश्चिमोत्तर प्रदेश में सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया। पश्चिमोत्तर, जैसा कि हम पिछले उसमें पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आए हैं बाहर से, वो ज्यादातर कहाँ से आए, पश्चिमोत्तर प्रांत से आए। चाहे मुगलों की बात करें, चाहे आर्यों की बात करें, चाहे इससे पहले जितने भी लोग आए आक्रमणकारियों की बात करें, तो ज्यादातर कहाँ से आए हैं, पश्चिमोत्तर प्रांत से आए हैं। तो पश्चिमोत्तर प्रांत जहां से सिकंदर ने भी आक्रमण किया था। आगे विकास की बात करते हैं, मतलब आगे आने की बात करते हैं, तो दो व्यक्ति सामने आते हैं, दो परिस्थितियां बदली हुई दिखाई देती हैं, जिसमें नंबर 1 कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री। यानी कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त सिकंदर का जो सेनापति था, वो पूरा का पूरा युद्ध में हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो किस प्रकार से उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह हो जाता है और प्रभावित हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर, वो सेल्यूकस निकेटर। तो ये सब हम इसमें हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस एक आपको समरी की तरह पता चल जाएगा कि हाँ, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद चाणक्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरी जानना है, तो इसके लिए आपको हिस्ट्री की बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री और सलाहकार चाणक्य, यानी कि मंत्री भी थे, सलाहकार भी थे, और ये कहे कि एक तरीके से चंद्रगुप्त को बनाने का काम, निखारने का काम चाणक्य ने किया। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे, जिसकी राजधानी, अब यहाँ पर क्या बताया गया कि कैसे ये राजा बने, क्यों बने, छोटी सी इसमें वही हल्का सा समरी के रूप में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि और चाणक्य को नंद वंश का, जिसका अंतिम शासक जो था धनानंद था, उसको हरा के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की हेल्प से की थी। पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना, मगध जो है बिहार में है और उसकी जो राजधानी क्या थी, मगध। ये पूरा एक ऐसा पर्टिकुलर बिहार नहीं है, काफी सारा एरिया इसमें है, क्योंकि भारत जो आज हमारे सामने है, जो 28 राज्य है, उस समय ऐसा नहीं था, वो प्रांतों में बटा हुआ था। तो मगध प्रांत काफी बड़ा था, जिसकी राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी, पाटलिपुत्र, वर्तमान में जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। दोनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। अब ये पटना, यानी कि आप मान लीजिए कि बिहार से पश्चिमोत्तर प्रांत की तरफ, अर्थात राजस्थान, दिल्ली और ये जो है इस तरफ ये आए वहां से, क्योंकि राजस्थान से ऊपर अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पार्ट है, वहीं पर हमारा तक्षशिला, जो विश्व का सबसे पुराना स्कूल है, इसके बारे में हम पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देख लें, और या फिर पहले आप उन पार्ट्स को देख लें, तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जा रहा है कि जो सिकंदर की जो किस प्रकार से भेंट हुई है,
मतलब मिले। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने, राष्ट्रीयता मतलब होता है जैसे अभी हम कहते हैं ना कि हम अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो क्या है, मतलब राष्ट्रीयता, इंडियन, कि हम सब भारतीय हैं। तो वही यहाँ पर है कि ये पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के, उन्होंने एक ऐसी मतलब कह सकते हो कि राष्ट्रीयता का जो पुराना और चिर नवीन, नया और पुराना नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। उनको ये समझाया कि जो लोग आ रहे हैं वो विदेशी हैं, बाहर से जो आ रहे हैं वो आक्रमणकारी है, और हम क्या हैं, भारतीय है, हमारे लिए ये एक प्रकार के आक्रमणकारी हैं। तो इनके लिए अब जब आपको अपने पराये का अंतर पता चल जाएगा तो आप बाहर वाले के साथ कैसा बिहेव करेंगे, वही चीज इन्होंने समझाई कि ऐसे तो विदेशी आते रहेंगे, भारत पर अटैक करते रहेंगे, आक्रमण करते रहेंगे, भारत को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। भारत को एक करने की कोशिश की, राष्ट्रीयवाद की भावना विकसित करने की कोशिश की, उत्तेजित करने की, मतलब उनको अग्रेसिव, मतलब कि आपको समझना चाहिए कि ये भारत हमारा है, ना कि यूनानियों का। अब बाहर से जो लोग आते जा रहे हैं और भारत पर आक्रमण करते जा रहे हैं या फिर वह यहाँ पर लगातार बसते जा रहे हैं। यूनानी सेना को खदेड़ तक्षशिला पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार से जो सिकंदर की सेना थी उसको क्या किया कि सिकंदर की जो सेना थी उसको क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने खदेड़ा, मतलब उनसे युद्ध किया और उनको वापस भेज दिया, भारत में अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। यहीं पर सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक योद्धा के रूप में जब उसे देखा तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, कंप्रोमाइज यहाँ पे कर लेते। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए, और इस तरीके से जब इनकी जो एक मोटिवेशन जो था लोगों को, भारत के लोगों को देने के लिए, तो वो एकजुटता में आए और सबने मिलकर साथ दिया, जिससे कि सिकंदर की सेना भारत में अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गए। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी बना, और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र यानी पटना पर किस प्रकार से अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। ये डिटेल में पूरा एक एक पॉइंट कब कौन आया, किस डेट में आया, ये आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। ये सिर्फ आपको एक तरीके से ना संक्षेप में बताया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। अर्थात जो भारत के बारे में नहीं जानता है वो इसको पढ़ लेगा तो उसके दिमाग में भारत की एक समझ विकसित हो जाएगी कि अच्छा हमारा भारत ऐसा था, ये नया राज्य था कैसा। सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है कि अब नया राज्य यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बसाया था वो नया राज्य कैसा था, उसका क्या इतिहास, ब्यौरा मतलब उसका लिखित डिटेल। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं किसी भी कंपनी में कुछ भी, तो उसका एक डाटा पूरा तैयार होता है, तो वही यहाँ पर इस राज्य का लिखित रूप में डाटा जो है तब तक काफी हद तक यहाँ पर विकसित, मतलब कह सकते पहले इतना लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन यहाँ बहुत सारे अगर हम देखेंगे स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति और उनके जो मंत्री हैं वो कौन है, कौटिल्य, उन्होंने खुद लिखा है अर्थशास्त्र, उससे पता चल जाता है। फिर और भी कई सारी ऐसी बुक्स हैं, पुस्तक हैं जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज जो है ने छोड़ा था, और दूसरा यहाँ पर नाम दिया गया, देखो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, और सेल्यूकस का जो राजदूत था वो कौन था, मेगस्थनीज। तो यहाँ पर जो सेल्यूकस का राजदूत यानी कि मेगस्थनीज उनका राजदूत था, और इन्होंने मेगस्थनीज ने एक इंडिका नाम की पुस्तक लिखी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पर बताया गया कि ये नया राज्य कैसा, अर्थात मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर हम मेगस्थनीज की लिखी हुई इंडिका को पढ़ लेते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि मौर्य साम्राज्य कैसा था। और दूसरा विवरण किसमें मिलता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इसमें कोई अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं दिया, ये मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा का पूरा राजनीतिक शास्त्र है एक तरीके से, लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र रखा है। उसमें जो कूटनीति चली है उन्होंने, किस प्रकार एक राज्य के लिए होना चाहिए, कैसे राज्य को, वो सारी इसमें लिखा है। अगर पॉलिटिकल की तरीके से आप इसे देखेंगे तो समझ में आएगा मौर्य साम्राज्य का एक पॉलिटिकल पार्ट है ये, ना कि इकोनॉमिक्स है। और अधिक महत्वपूर्ण है दूसरा नाम है, यानी कि हमें अर्थशास्त्र
पढ़ लें कौटिल्य की और दूसरा अगर हम पढ़ लें मेगास्थनीज की इंडिका, तो हमें पूरा का पूरा साम्राज्य पता चल जाता है, मौर्य साम्राज्य। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमान था, ये कौटिल्य के बारे में बताया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जीके में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आप दे रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कौटिल्य के 3 नाम है, वो हमें याद होने चाहिए, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ये कूटनीतिज्ञ के कारण का कौटिल्य नाम पड़ा, चाणक्य भी, और इसी प्रकार का विष्णुगुप्त नाम था। मेगास्थनीज किसकी पुस्तक है ये भी आता है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, इसमें विषय क्या है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस, अब यहाँ पर एक और नाटक की बात कर रहे हैं, विशाख दत्त का है मुद्रा राक्षस, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, यानी कि चाणक्य किस प्रकार के थे उनके बारे में बताया गया कि चाणक्य साहसी थे, षड्यंत्री थे, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो कभी न अपमान को भूलने वाला है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जिसने क्या किया था, चाणक्य को बहुत ज्यादा अपमानित किया था, साहसी थे, और षड्यंत्री का मतलब यहाँ पर क्या है, उन्होंने ये षड्यंत्र नहीं किसी को कि अपने अपमान का बदला था, और अभिमान था उन्हें अपनी बुद्धि और ये सारी चीजें कि मैं एक राजा खड़ा कर सकता हूँ, है ना, इस प्रकार से। तो उन्होंने, और अपने जो अपमान उनका किया गया, उस अपमान को कभी वो भूले नहीं। इस प्रकार की छवि मुद्रा राक्षस में दिखाई गई है। अपने लक्ष्य से यहाँ पर बताया गया है, जो कभी भी अपने जो अपमान है उसको भूलता नहीं है और अपने लक्ष्य को ओझल होने नहीं देता है। इसको अगर पॉजिटिव सेंस में देखेंगे तो अगर इस तरीके हम भी अपने किसी एग्जाम को, किसी भी जो हमारे सामने टारगेट है, उसको ऐसे रखें कि हमारा जो भी लक्ष्य है वो हमारे आंखों के सामने से कभी ओझल नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीका का इस्तेमाल करता है, और एक योद्धा के लिए, एक साम्राज्य के लिए सारी चीजें उस समय के लिए बहुत ज्यादा अति आवश्यक थी, कि क्योंकि उस समय बहुत सारे देशों से लोग आक्रमण करने के लिए आते थे, भारत के ही राजा एक दूसरे को पराजित करने के लिए हमेशा षड्यंत्र रचते थे, तो ये जरूरी था। अगर हम आज की डेट में नेगेटिव तरीके से देखेंगे, नहीं हम दूसरे राज्य में, वो चीज नहीं थी। उस समय की जो सिचुएशन थी वो अलग थी, वर्तमान सिचुएशन अलग है। तो पॉजिटिव सेंस में इसे हम ले सकते हैं, वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभालता रहा और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता रहा। और यहाँ पर कि वो स्वयं राजा बन सकते थे, लेकिन वो राजा नहीं बने। उन्होंने तो सिर्फ उनका घमंड, मतलब जो था कि वो जो घराना था कि नहीं मैं बहुत ज्यादा प्रतापी राजा हूँ, ये हूँ, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसका घमंड तोड़ा और एक राजा तैयार किया, और एक राजा को हमेशा अपने शिष्य की तरह, और उस राजा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सम्राट को, यानी कि चाणक्य को उतना ही सम्मान दिया, हमेशा से उनकी वही पदवी एक गुरु के रूप में देखी। भले ही वो मंत्री थे, लेकिन अपने वो गुरु के रूप में उन्हें हमेशा से देखते रहे। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी थे, ऊंचे पदों के शान शौकत और उनकी दिलचस्पी नहीं थी, कि मतलब ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, बहुत शान शौकत नाम, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा सादा जीवन व्यतीत करते थे। जब भी वह अपनी शपथ पूरी कर लेते तो अपने उद्देश्य में सफल रहते। तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहते थे, कि मतलब हमने अपनी शपथ पूरी कर ली, अब हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को हमने राजा बना दिया है, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, अब मुझे अपनी तपस्या, अपना चिंतन मनन करना है, क्योंकि वो कौन थे कि मुझे भाई अपना कोई वैसा जीवन नहीं जीना है कि मैं शान शौकत में पढ़ूं, राजा बनूं, ऐसा मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही है जिसे करने में चाणक्य ने किसी भी प्रकार का संकोच को था। मतलब जैसे अभी हम वर्तमान की बात करें, उस समय की सिचुएशन अलग थी। अगर आपको अभी अपना लक्ष्य पूरा करना है तो उसमें किसी तरीके का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जो भी उस लक्ष्य को पाने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो आपको निसंकोच से कार्य करना है, जिससे अपने लक्ष्य को आप पा सको। अब कल आपको टारगेट है आपका कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये बनना है, और उसमें फिर आप हर बार डाउट करो कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये होगा, कैसे होगा, ऐसे प्रश्न नहीं आने चाहिए। आपने एक बार सोच लिया अपना लक्ष्य जो भी है, आपने उसको निसंकोच भाव से पूरा करना है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेक विषयों को लिखा गया।
यानी कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, उस अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, उस पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया। उसमें शासन के सिद्धांत यानी कि किस प्रकार का उसमें लिखा है, ये पूरा का पूरा। कई बार इस तरीके से प्रश्न भी आ जाते हैं कि उसमें आपसे डायरेक्ट ना पूछकर कोई ऑप्शन दे दें चार की, उसमें जो अर्थशास्त्र है चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, उसमें कौन कौन से विषय हैं। विषय मतलब टॉपिक्स जो यहाँ पर दिए गए, 15 इसके चैप्टर्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके से टॉपिक दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है उसमें, शासन के सिद्धांत क्या, यानी कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उसके व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया कि एक राज्य को चलाने के लिए कितने सिद्धांत होने चाहिए, कितने प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया, उनकी सेना कैसी थी, उस सेना के बारे में पूरा का पूरा वर्णन किया गया। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में बताया गया। बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब अगर हम चाणक्य की अगर जो पुस्तक है अर्थशास्त्र को पढ़ लेते हैं तो एक शासन को चलाने के लिए क्या क्या होने चाहिए वो सारा कुछ दिया गया। सेना कैसी होनी चाहिए, उसके लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है। आप विराट सेना इकट्ठी कर लो, हजारों की तादाद में, लाखों था, उससे कुछ नहीं होता। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो बाबर था उसके पास कुछ ही सेना थी, और इब्राहिम लोधी जिसके पास हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में सेना थी, फिर भी वो हार जाता है क्योंकि कुशल नेतृत्व की जो कमी थी जिसके कारण हार जाता है। तो हमारे पास भले ही हमारे साधन कम हो लेकिन वो बहुत ही साफ होने चाहिए, बहुत ही क्लियर होने चाहिए, एकदम नेतृत्व जो है एक यानी कि डिसिप्लिन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने ढंग से कुछ भी हो। पुस्तकों की में चर्चित अन्य विषयों में व्यापक और वाणिज्य कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, ये सारे उसके सब टॉपिक हैं। और शास्त्र जो पुस्तक लिखी है चाणक्य ने उसमें, तो आपको ये टॉपिक्स पता होने चाहिए कि उसमें कौन कौन से 15 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक है। ये सब टॉपिक उसमें दिए गए हैं कि किस प्रकार की सेना थी, किस प्रकार के वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए, किलेबंदी कैसे होनी चाहिए, वाणिज्य वहां का कैसा होना चाहिए, व्यापार कैसा होना चाहिए, कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ कैसा जो विवाह है वो विवाह कैसे लोग करते हैं, और ये सारी चीजें हैं वो सारे। स्त्रियों का अधिकार, जो फीमेल्स है, जो महिलाएं हैं, उनका अधिकार, कर और लगान, जो टैक्स वगैरह है, कृषि, खानों और कारखानों के बारे में, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई, जल मार्ग, जहाज और जहाज रानी, यानी कि जो जो आपके पानी वाले जहाज हैं उनकी बात कर रहे हैं। जिसमें निगम है यानी कि जनगणना, जो भी वर्तमान में भी 10 साल में एक बार जनगणना होती है। मत्स्य उद्योग यानी कि मछली पालन कैसे करते हैं। कसाई खाने, जो लोग बूचड़ खाने होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। पासपोर्ट और पासपोर्ट के उस समय भी लोग एक देश से, क्योंकि अशोक के समय में बहुत सारे देशों से उनका संपर्क था, ईरानियों से, तो किस प्रकार से जाते थे। तो पासपोर्ट मतलब उनके पास भी कुछ वीजा जैसा ही होता था, जिससे वो, अभी वीजा हम वो लोग बोलते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, तो उस समय उनको भी विदेश जाने के लिए एक प्रकार की परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसमें विधवा विवाह, और क्या करें इसमें विधवा विवाह की मान्यता थी कि अशोक के समय में, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया जाए कि मौर्य काल में क्या विधवा विवाह होता था, क्योंकि पहले तो, उससे पहले देखेंगे तो नहीं, पुरानी बहुत सारी मूवी में देखा कि किस प्रकार से परमिशन नहीं थी, पहले सती प्रथा थी। तो ये सारी चीजें हैं कि मौर्य काल में विधवा भी जो हो जाती थी, जिसका पति मर जाता है, तो ऐसी विडो जो थी वो भी विवाह कर सकती थी, उसको भी मान्यता थी समाज में, जैसा कि अभी वर्तमान में है। और विशेष परिस्थितियों में तलाक भी, अगर कोई बहुत ऐसी स्थिति है तो उसमें तलाक भी दिया जा सकता था। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा, यानी कि राजा पूरी ईमानदारी से, सत्यनिष्ठता के साथ शपथ लेता था कि अपनी प्रजा की सुख दुख की देख मतलब ध्यान रखेगा, और उसकी खुशहाली में भी वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा के लिए अच्छा होगा। मतलब जनता के लिए काम करना, जनता के सुख में, जनता के हित में जो कार्य होगा वही सर्वोपरि होगा, वही मान्य होगा, उसे नहीं जो खुद के लिए अच्छा हो, मतलब खुद के लिए अच्छा हो लेकिन जनता के लिए ऐसा कार्य नहीं करेगा। जो जनता के लिए अच्छा होगा, भले ही राजा के लिए अच्छा ना हो पर भी वो काम करेगा। ऐसी उस समय राजा शपथ लेता था। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी, यानी कि लीडर आपका जैसा होगा तो आप भी वैसे ही होंगे। कहने का मतलब ये, इसमें ये चाणक्य ने बताया। चाणक्य जो थे उत्साही थे, साहसी थे, वीर थे, लक्ष्य को पाने वाले थे। वैसे ही उनका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जोशीले, उत्साही, और तो वही उनकी सेना।
तो हमेशा लीडर वाली क्वालिटी जो है हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी जाके हम अपने खुद के विचारों से लड़ सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को मतलब कैसे डील करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें। तो ये हमें अभी जैसे आप अगर आप 8th क्लास के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, या कोई और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, तो हर फील्ड में ये लागू होता है कि हमारे पास एक बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि हमारे पास कुशल नेतृत्व के भी गुण होने चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसको हटा सकता है। वर्तमान में भी सेम है, आप देख सकते हो कि कितना कुशल तरीके से आज हमारे पास संविधान, तब हम ये कार्य कर रहे हैं, उस समय भी था। तो यानी कि जो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य बहुत ही ज्यादा एक समझदार और इस तरीके के व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में जो लिखा कि ये उन्होंने अपना पूरा का पूरा, ये तो एक तरीके से अशोक, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तो बना के दे दिया, ये जो उन्होंने लिखा है ये है अर्थशास्त्र के टॉपिक, सब टॉपिक। तो यानी कि आज हम संविधान के तहत कार्य कर रहे हैं और हमें अधिकार है कि हम अपने सरकार को गिरा सकते हैं अगर वो हमारे खिलाफ कुछ अच्छा ऐसा नहीं कर रहे जो हमारे देश के हित में नहीं है। उस समय भी ऐसा था, किसके, मौर्य साम्राज्य में, कि अगर जनता के जो अगेंस्ट में, जनता के लिए जो अच्छा नहीं है वो राजा कार्य कर रहा है तो उस राजा को हटाया जा सकता है। 273 ईसा पूर्व में अशोक एक महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र कौन सा है, अशोक। तो बिंदुसार के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में हिस्ट्री में भी नहीं है और यहाँ पर भी हम नहीं देखे, यहाँ तो नाम भी नहीं दिया है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, और बिंदुसार का जो लड़का है उसका नाम है अशोक, जो अशोक महान सम्राट बना। अशोक के बारे में देखते हैं। 273 ईसा पूर्व, अशोक के यानी कि भगवान बुद्ध, सॉरी, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 273 अशोक जो है वो इस महान साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इससे पहले वह पश्चिम उत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था। इससे पहले मतलब वो पश्चिम उत्तर प्रांत में वहां पर एक शासन कर रहा था। उसकी राजधानी, विश्वविद्यालय और नगरी तक्षशिला थी, कि उस समय जहां पर वह राज्य कर रहा था तक्षशिला में राज्य कर रहा था। कौन, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जब सॉरी अशोक जो है जब वह मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना उससे पहले वो कहाँ कार्यरत था, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो तक्षशिला आंसर आपका आएगा। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसके विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। अर्थात मौर्य जो साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा अब विकसित हो चुका था, उतना सीमित नहीं था जितना पहले था। अब उसने काफी अपना विस्तार कर लिया था अशोक के समय। दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के महात्मा इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। अब यहाँ पर कलिंग के बारे में बताया जा रहा है, कलिंग यानी कि उड़ीसा, कि किस प्रकार उसका और विस्तार करने का जो ललक थी अशोक ने, अपने जो परदादा थे उनसे भी ज्यादा महान था, उतने भी ज्यादा पावरफुल। तो वैसे ही उसने और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कलिंग पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कलिंग के लोगों ने बहादुरी से किसका, अशोक का मुकाबला किया और अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध में विरक्त हो गया। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। अब जब आप चित्र में देख रहे हो किस तरीके से उड़ीसा में जब अशोक की सेना ने आक्रमण किया, बहुत ज्यादा वहां के लोग मारे गए, सारे पुरुष मर गए, महिलाएं और बच्चे भी सामने आ गए। तो अशोक को ये देखकर कि बहुत ज्यादा आहत हुआ, बहुत अपने आप से गिल्टी फील हुई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने इतने निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है और मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। बुद्ध के प्रभाव में आकर यानी कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर उसने युद्ध को त्याग दिया। उसी दिन अपने हथियार जो थे उसको छोड़ दिया कि मैं आज के बाद कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अपनी रणनीति को चेंज कर दिया कि मैं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करूंगा, अर्थात लोगों की मदद करूंगा, अहिंसा और जीवों पर दया करूं। इस तरीके की जो विचारधारा बौद्ध धर्म में थी उसको अपना लिया और अलग तरीके से तब जाके अशोक जो था महान सम्राट बना, ना कि युद्ध के समय। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी सीख है कि हम बहुत अच्छे ढंग से लोगों की हेल्प करके लोगों का दिल जीत सकते हैं। और बहुत सारे साम्राज्य अशोक को समर्पित खुद कर दिया आके कि हम आपके साम्राज्य में मिलते हैं,
जब अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया, जो अस्त्र शस्त्र थे उनको त्याग दिया, जबकि युद्ध के समय नहीं थे। तो हर चीज में जरूरी नहीं है कि युद्ध ही किया जाए। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जारी मिलते हैं, यानी कि अशोक ने जो शिलालेख अभिलेख लिखे थे उनसे पता चलता है कि अशोक के विचार कैसे थे, अशोक ने कैसे कार्य किया। और उसने पत्थरों और धातुओं पर खोदे गए थे, यानी कि शिलालेख, उनकी बात कर रहे हैं। ये फरमान पूरे भारत में फैले हुए थे और अभी मौजूद हैं। 13 अशोक के जो अभिलेख है उनके बारे में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पार्ट। इसको आप हिस्ट्री में जाके वहां से पढ़ लेंगे। यहाँ मैंने आपको सिर्फ समझा दिया क्योंकि हमारे इस चैप्टर में, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप हिस्ट्री में 13 अभिलेखों के बारे में पढ़ लेंगे। हर एक अभिलेख में क्या क्या दिया है, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा जीके में आते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों को उत्साहपूर्वक पालन किया, अर्थात बौद्ध धर्म के नियमों को पालन किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसके धर्म को अंगीकार किया, अर्थात बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके एक फरमान में कहा गया कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने के लिए सहन नहीं करेगा, अर्थात अब वो किसी प्रकार का अहिंसा नहीं, मतलब अहिंसा के पथ पर चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से का भी नहीं, मतलब 1% भी नहीं, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतना है। सच्ची विजय तो हमें तब मिलेगी जब हम लोगों की सेवा करें, लोगों का हृदय जीते। मतलब कैसे कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की सेवा भाव से लोगों का ध्यान रखेंगे, अहिंसा के पाठ पद पर चलेंगे, तो हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे। ऐसा फिर अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर किया और सच में ऐसा हुआ कि जो अशोक था वो महान सम्राट बन गया। और अशोक नाम भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ही इसको मिला। फरमान में आगे कहा गया कि इसके अलावा यदि कोई उसके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव हो महामहिम सम्राट को झेलना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम अशोक ने एकदम कोई देख नहीं हम कुछ करेंगे नहीं। एक जगह ये भी कह दिया गया कि अगर किसी ने हमारे जो हमने फरमान जारी किए, हमने जो ऑर्डर जारी किए, शाही फरमान, उनको अगर नहीं माना तो महामहिम को जो है वो झेलना पड़ेगा, सम्राट अशोक को। तो लोगों के अंदर डर था कि वो प्रतापी राजा भी है, तो एक तरीके को हिंट दे दी, लेकिन ऐसा उसने किसी के साथ किया नहीं, किसी को फिर बाद में मारा नहीं। महामहिम सम्राट की आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, यानी कि प्रत्येक जीवों की रक्षा हो। जीव चाहे फिर वो मनुष्य हो, पक्षी हो, पशु हो, हर एक प्रकार की, उसमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो, इस तरीके की बातें बताई। यह अद्भुत अशोक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से लोग दूसरे भागों में प्यार से याद करते हैं, अपने आपको बुद्ध की शिक्षा के प्रचार, नेकी और सद्भावना के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों में प्रेत समर्पित कर दिया। ऐसा उसके ऐलान कर दिया कि वह इसके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर, हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहे। मतलब अब उसने ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, मैं हर समय 24 घंटे जनता के लिए अवेलेबल हूँ, मतलब उनकी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे जिस समय हूँ, जहां पर भी हूँ, वह लोकहित के लिए अवश्य कार्य करेगा। मैं कहीं पर भी हूँ, अपने राज्य में किसी भी क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैं जनता के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर दिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ऐसा नहीं कि उसके राज्य में सबने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसकी जो मर्जी, हर एक धर्म का उसने सम्मान किया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था, उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को भी बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को छोड़ रखा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे हुए स्तंभों के डिजाइन से निकला है, जो पर्सिलोनियस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों से में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषता दिखाई पड़ती है। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की डेट ऑफ बर्थ, जन्म, मृत्यु और कलिंग विजय और साथ ही साथ उत्तराधिकारी कब बना, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, ये भी एक पुस्तक है, H.G. वेल्स ने लिखी है, इसको भी आप नोट कर लें, के बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में, जिनमें इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, सबसे बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाहे और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, लेकिन उन सब में से एक नाम किसका पता है? इतने नाम इतिहास में है, लेकिन सबसे नाम ऊपर किसका पता है? अशोक का। अशोक एक अकेला नाम है, सितारे की तरह चमक रहा है। बोलगा से जापान तक, ठीक है, कि किस तरीके से बोलगा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है।
ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसके आगे कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपको दिए गए हैं।